सभी हमारे मेरे साथ जुड़े हुए माननीय वक्तागणों को मेरे तरफ से जय भीम जय मूल्यवासी और एमएनटी को सुनने वाले हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं उन्हें भी जय भीम जय मूल्यवासी। साथियों, वैसे तो वामसेव का जो सिलसिला जो चल रहा था पुणे से चल रहा था, जो 1973 से लगभग, उसके पूर्व भी था, लेकिन 1973 6 दिसंबर को हमने पहली बैठक वहां पे ली थी। उस समय से मैं वहां पे मौजूद था। बाद में उस समय ये बताया गया कि भाई लगभग हम 5 साल तक समूचे देश पर घूम कर ये लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो पढ़े लिखे लोगों की जो संस्था है, ये संस्था क्या उनके हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, परंतु समाज के हित के लड़ेगी। इसलिए लोगों को जाकर के बताओ ताकि ये सारा संगठन जो है काफी बड़ा पैमाने पर उभर सके। इसलिए उस समय यह भी बताया गया, 5 साल का जब टारगेट दिया गया था तब ये बताया गया था कि हमारा पहला जो कन्वेंशन होगा बर्ता वामसेव का, वो दिल्ली के बोट क्लब पर होगा, जहां पर लोगों का जो जनसैलाब वहां पे आता था बोट क्लब पर। तो ये लोग उधर में ये पूछा करते थे, इतने सारे एकाएक लोग कहां से आते। काफी तजुब लग रहा था लोगों को। ये मतलब कि वो ये देख रहे थे कि इतने सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं, और वो भी जिस समाज को आज तक किसी बात की भी पता नहीं थी, भनक भी नहीं रखती थी, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा आ गए। वो भी शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मुझे तो कुछ आगे दिल्ली के जो कुछ लोग मुझे मिले थे जो बाहर से आए हुए थे, मतलब कि ये देखने के लिए, तो वो कह रहे थे कि भाई ये इतने एक साथ इतने लोग कैसे क्या आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने 5 साल तक हमने अपना नेटवर्क पूरे समूचे देश में लगाया था, वैसे मुझे भी महाराष्ट्र में जिम्मेवारी दी थी। उस समय में मैं भी महाराष्ट्र में लगभग विदर्भ रीजन में मैं मैक्सिमम घुमा करता था। तो ये यहाँ से भी हम लोग लगभग वहां पे जो जनसैलाब उमड़ा था, तो वो जनसैलाब देख करके हमारे सारे लोगों ने, जो भी मतलब प्रतिनिधि डेलीगेट्स के रूप में जो लोग आए थे, वे भी काफी प्रोत्साहित हो गए, उत्साहित हो गए कि देखिए हमें ऐसा पता भी लगता नहीं था कि भाई इतने सारे लोग आए। लेकिन देखने के बाद में ऐसा लगा कि सही में हम हमारे समाज का सही दिशा में संगठन बनाने में सक्षम बन रहे हैं। ये उस समय हमें मालूम हुआ, क्योंकि हमने जो 5 साल की जो लगातार मेहनत करी, वो मेहनत का हमें नतीजा उस समय हमें देखने को मिला। इतना ही नहीं, तो बोर्ड क्लब पर, दिल्ली के बोर्ड क्लब, जब हमने वो पंडाल वगैरह जो रखा था और जो भी तामझाम हुआ था, वो तामझाम भी देखकर लोगों को बाकी आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने या शिक्षित लोगों ने या कर्मचारी लोगों ने कभी भी ऐसा देखा नहीं था। तो एक अनोखा प्रकार, जो भी हम समझते हैं कि भाई जब हमने कभी हमारे बचपन से लेकर तो अभी तक के जीवन में हमने कभी अगर देखा नहीं है, तो वो तो हमें बहुत अचंभित लगेगा, आश्चर्य करने वाला लगेगा। तो वो हर एक के दिल में आने लगा कि मुझे पता ही नहीं था कि भाई ऐसा होगा। हर कोई बोलता था, हमारा जो कार्यकर्ता वहां पे आया हुआ था वो भी कहता था, बाहर से जो देखने वाले लोग थे वो भी कह रहे थे कि इतना सारा जन सैलाब यहाँ पे आता है, और वो ये लगता है कि भाई वो प्रोत्साहित है, एक ने से उत्साहित है, बात करने में लालयित है, और वो इतने मतलब ये हो रहे थे कि जैसा कि भाई ये हमने कभी इसका इतना नजारा देखा नहीं। तो ये हमें लगा। और जब वो इसका पहले कन्वेंशन का जो हमारा बोर्ड क्लब पर जो हुआ बर्ता वामसेव का, उसका जब हमारी अध्यक्षता के लिए जब कांशीराम जी वहां पे चढ़े, तब लोगों ने इतनी तालियां बजाई कि भाई हमारा सही में बाबा साहब के बाद में सही दिशा में संगठन चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह ये कांशीराम जी है। साथ में खाबड़ साहब भी चढ़े। तो लगभग ये जब हमारे ध्यान में आया कि भाई हम लोग कुछ हद तक ये काम करने में महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तो वहां पे जो जिस वक्ताओं को हमने बुलाया था, जो गेस्ट को बुलाया था, वो गेस्ट भी जब चढ़े तो हमें बड़ी ताजुब लग रही थी कि भाई इस तरह का कन्वेंशन होता है।
कन्वेंशन हमें तो पहले कभी देखा ही नहीं था ना, हमें कहीं मालूम ही नहीं था कि भी किस ढंग का होता है। केवल हमने मन में एक अलग ढंग का मन बना रखा था, लेकिन जब वास्तव में हम जब देख रहे थे तब लग रहा था कि भाई ये कोई अनोखा ढंग का ढंग, हमें खुद को लग रहा था, बाहर के लोग तो बोल ही रहे थे, लेकिन हमें खुद को भी लग रहा था कि भी अनोखे ढंग का ये जो है मतलब फंक्शन वो काफी रोचक लग रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेलीगेट्स पूरे समूचे लगभग 24 स्टेट से लोग आए थे, और वो भी धर्मशाला जब देखा 24 स्टेट्स के, जैसे कि हमारे पूर्व माननीय गजबे साहब ने भी बोला है कि वो जो कन्याकुमारी से लेकर, तो मतलब ये जो है तो सारे स्टेट से जब आए, क्योंकि हम लोगों ने जो भी हमें तालीम दी गई थी पहले 6 दिसंबर 1973 के मीटिंग में, तो वो तालीम के बाद में हमने जो लोग घूमे, तो ऐसे घूमे कि लोगों को इकट्ठा करने में हमारे लिए कोई असंभव बात हुई ही नहीं। तो वो हमें लगा कि भाई हमने जो 5 साल का जो वर्कआउट किया है उसका हमें आज फल मिला है, हमें भी काफी खुशी हुई, बढ़िया हमने महसूस करने लगा कि भाई सही दिशा में हम काम करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी जो हमारे साथियों ने जो बताया कि जो नागपुर का जो फर्स्ट कन्वेंशन जो रहा बेजरबाग का, उसके बाद में लगभग अभी चंडीगढ़ के 81 के अधिवेशन तक हमारे साथियों ने बताया है। तो 80 में जो DS4 की स्थापना हुई थी, तो वो DS4 की स्थापना के बाद में कांशीराम जी के मन में जरा ये लग रहा था कि हमने लिमिटेड पॉलिटिकल इलेक्शन के नाम पर कुछ इलेक्शन लड़ना चाहिए, ऐसा उनका लगा। उस समय में DS4 के तरफ से अनलिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन के आधार पर उस समय के 4 स्टेट में हमने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करे थे। तो उसके बाद में जो हमें लगभग 2.5% तक हमें जब वहां पे 4% के लगभग मिलने उससे हमको टोटल चारों स्टेट में हमको वोटिंग मिली थी। तो कांशीराम जी के मन में जो आया था कि भाई भी हमने पॉलिटिकल पार्टी निकालनी चाहिए। तो जब 81 का जो चंडीगढ़ का जो अधिवेशन है वो एक माइलस्टोन है, क्योंकि लगभग 5,000 से ऊपर के लगभग डेलीगेट थे, थ्रू आउट इंडिया से थे, सारे कोने से आए हुए थे। और वो जो 5 दिन का जो कन्वेंशन चला वहां पे, वो कन्वेंशन से जो प्रभावित हुए लोग भी प्रभावित हुए, और स्वयं कांशीराम जी खूब प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने फिर 1984 में वैसे तो बामसेफ आपको सभी को पता है कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुकेशनल एंड नॉन रिलीजियस है, परंतु नॉन को ऑन करने की उस समय में कवायद करने की कोशिश करी माननीय कांशीराम जी ने। और उस समय उन्होंने क्या बोलते BSP बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने उधर में स्थापना करी थी दिल्ली में। उस समय में अभी जो हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाई कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, ये चौधरी चरण सिंह, नहीं सॉरी चौरसिया जी, AG सिंह चौरसिया जी, ये वैसे बहुत सारे तमाम उस समय मुलायम सिंह जी, और ये सारे जितने भी आज के जमाने के जो लीडर है, उस समय भी जो लीडर थे, तो वो पॉलिटिकल लीडर काफी पैमाने पर वहां पे आए थे। और वहां से कांशीराम जी की जो इच्छा प्रबल हुई, तो फिर बाद में पॉलिटिकल पार्टी जब लॉन्च हुई, तो लॉन्च होने के बाद में लगभग जब 86 में जो जालंधर में जो कन्वेंशन हुआ, तो वो कन्वेंशन में सभी के मन में ऐसा लगने लगा कि क्या हम सिविल सर्विस कंट्रैक्ट रूल में बंधे हुए लोग, क्या हम इलेक्शन में जा सकते हैं? काफी लोगों के मन में संदेह होने लगा उस समय में। जालंधर के इसमें काफी लोग आपस में मतलब चुलबुल करने लगे कि भाई ये क्या होने जा रहा है, हमारी कल सर्विसेज का क्या होगा। एक तो हमें बाबा साहब के तक प्रयास से हमें जो सर्विसेज मिली है, तो सर्विसेज अभी अगर इस ढंग से अगर हम कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर तो सिविल सर्विस कंट्रैक्ट रूल के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, हमारी सर्विसेज भी जा सकती है। तो ये सारी वो कहानी जब उस समय लगी, तो उस समय में मेरा ऐसा मानना है कि कांशीराम जी को फिर उस समय में लगा
हमारे साथियों लोगों को लगा कि इसको अभी इनको एक मीटिंग बुलानी चाहिए। तो 1987 में दिल्ली में ही पंचोकिया हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई थी और वहां पे उनको बोला गया कि आप ये बताइए कि भाई ये जो चल रहा है ये क्या करना चाहिए। तो लेकिन वो आए नहीं, स्वयं खापड़े साहब भी गए, लेकिन उन्होंने वहां पे कहा था कि ये जूते रखे हैं मिस्टर खापड़े। तो कहने का मतलब कि बहुत लज्जित किया खापड़े साहब, काफी इसमें आ गए और वो मीटिंग में आकर के बताने लगे। हमें काफी मतलब कि गुस्सा भी आया, परंतु हमने उस समय ये सोचा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि भाई उसके बाद में कांशीराम जी वहां से लगभग हमारे अधिवेशनों से पूरे गायब हो गए। तो बाद में जो बेंगलोर में 1988 का जो कन्वेंशन रहा, तो वो बेंगलोर का भी अधिवेशन काफी मतलब रोचक है, काफी ये है, क्योंकि वो बेंगलोर के कन्वेंशन में के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां पे झल्ली थे, टीएस झल्ली। तो टीएस झल्ली थे, तो वहां पे काफी मतलब कि बारिश हुई, बहुत सारा कुछ अफरा तफरी मची, तो पेंडाल गिर गया। उसके बाद में वहां पे वहां के गुरुद्वारा में उसको ये रखा गया। वैसे मैं पूरे दिन तो नहीं रहा, क्योंकि क्या हुआ कि चंद्रपुर का हमारा एक साथी वहां पे गए बराबर, वो उसको एडमिट करना पड़ा। वो एडमिट करने के बाद में जो एक्सपायर्ड हो गया, तो खापड़े साहब ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी लगाई थी कि आप इसे आप चंद्रपुर ले जाइए और इसका उधर में करिए। हालांकि हमने काफी कोशिश करी कि उसका जो दफन विधि या जिनके जो भी कोई क्रियाक्रम होगा वो वही करेंगे बामसेब के द्वारा, परंतु वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैं वो उसको लेकर के आया था। बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जब पेंडाल गिर गया, काफी अफरा तफरी मची, काफी लोग मतलब कि ये हुए, बाद में वो वहां पे जो अधिवेशन स्थल बदल करके इमीडिएट गुरुद्वारा में लिया गया। ये सारी कहानी है। उसके बाद में 88 के कन्वेंशन के बाद में लखनऊ का कन्वेंशन, अहमदाबाद का कन्वेंशन 1990 का, ये सारे कन्वेंशन झल्ली साहब के इसमें हुए। वो अब आपको ये भी पता है कि जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को संस्थागत नेतृत्व देने वाली अगर संगठन बनाना चाहते हैं, तो हमने ये सोचा कि क्या हमारा नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है वो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के तहत बंधा हुआ होना चाहिए नहीं। तो उस समय में झल्ली जो थे वो पिंजौर के एचएमटी कंपनी में वो मैनेजर के अहदे पर वहां पे काम किया करते थे शायद। तो उनको हमने वो जब चूज किया था, तो उस समय से हमने संस्था को इंस्टीट्यूशन करना होना चाहिए, इस ढंग से हमने उस समय से काफी प्रयास किया। क्योंकि जब हम सर्विसेज में काम करते हैं, सर्विस में अगर इदारे में है, तो हम तो अन्य कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमारे संगठन का अगर नॉन एजुकेशनल, नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल अगर बात है, तो इसको मद्देनजर रख करके हमने बेंगलोर मतलब जालंधर के अधिवेशन के बाद में बेंगलोर के अधिवेशन से लगभग हमने ये शुरू किया। और वो 88 का जो बेंगलोर का अधिवेशन जो मैंने बताया, उसके बाद में लखनऊ का अधिवेशन में मतलब ये हुआ कि उसमें हमने हमारी संस्था को उस समय हमने संस्थागत नेतृत्व देने वाली संस्था होनी चाहिए, इसके ऊपर मैक्सिमम वहां पे प्रयास हुआ। हमारे जो वहां पे जो सब्जेक्ट जो डिजाइन किए थे प्रतिनिधि सत्रों के, या हमारे जो डेलीगेट सेशन जो होते हैं, उसमें जो हमने ये किया था, उसमें यही किया था कि क्या हमारा संगठन संस्थागत होना चाहिए नहीं। इस आधार पर वहां पे चर्चा चली, तो पूरे देश भर के लोगों ने इसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया। और फिर हमारा संगठन जो है, बामसेब जो संगठन है, वो उस ढंग से हमने उधर भी शुरू कर लिया। तो मतलब यह है कि अहमदाबाद का जो 1990 का 23 से 25 तारीख तक का जो दिसंबर के लगभग 3-4 दिन का जो कन्वेंशन था, वो कन्वेंशन में हमारा जो खापड़े साहब ने उस समय जो भी मतलब उधर में कड़ी मेहनत करी, क्योंकि गुजरात का जो कन्वेंशन रहा, ये गुजरात के लोगों को उधर में काफी इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग जाते थे वहां पे, जैसे तो खापड़े साहब लगभग काफी बार उधर में गए हैं, परंतु जिस ढंग से इंफॉर्मेशन जानी थी वो नहीं होती थी। उधर के लोग तो जैसा फोटो की बात निकली, हमारे गजबे साहब ने बोला है
तो उधर में ये पूछते थे, ये फोटो में जो है, ये जो फोटो जो लगे हुए टाई वाले बाबा पता है बाबा साहब, परंतु ये फेटी वाले बाबा कौन है? लोगों को ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी उस समय। खापड़े साहब बताया करते थे कि लोग मुझे पूछते हैं ये फेटी वाले बाबा कौन है। तो इतनी हमारी जो जानकारी जो बहुत कम थी, वो जानकारी लगभग हमने ये 7-8 कन्वेंशनों में काफी लोगों तक पहुंचाई। और फुले साहब को हमने हमारा राष्ट्रपिता के नाम पर उनको नवाजा, लोगों को बताया कि केवल राष्ट्रपिता ज्योतिबा केवल ये महात्मा फुले नहीं है, इन्होंने ही सही मायने में हमें शिक्षा और दीक्षा दी, उन्होंने ही सही रास्ता बताया। और वही हमारे एक माइलस्टोन है। बाबा साहब भी उनको अपना गुरु मानते थे, इसलिए ये फेटे वाले बाबा नहीं है, परंतु ये हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी है। ये लोगों के ध्यान में लाके दिया और तब से कहा संगठन का और जोर पकड़ी। और आपको ये पता है आगे का जो अभी आने वाला कन्वेंशन आपको यादगार दिलाएगा। एक तो हमने ये जो संगठन शक्तिशाली बनाने की कोशिश करी है, हमारे जो वामशिव के जो फ्रेमवर्क जो हमने तैयार करी थी, वो उसके साथ साथ हम लोगों को ये संदेश देने में कामयाब हो चुके हैं कि हम सही ढंग से बाबा साहब का मिशन का हम आगे चलाने में सक्षम बन पा रहे हैं। तो ये है। इसके साथ बाबा साहब ने नागपुर में जो 20 जुलाई 1942 को जो संदेश दिया था, वो कह रहे थे कि लोगों ने संगठन को महत्व देना भूल गए थे। तो बाबा साहब ने वहां पे याद दिलाया था कि आप संगठन को इतना मजबूत करना है, इतना बलशाली करना है कि स्वयं को भूल जाए। लोग स्वयं को ज्यादा मत ध्यान देते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, खुद बड़ा हो जाऊंगा। खुद बड़ा नहीं होना है, संगठन को बड़ा करना है। ये बाबा साहब ने उस समय संदेश दिया था। इसके तहत मैं ये कहूंगा कि संगठन एक समाज का आईना है। वो आईना अगर आपको साबुत रखना है तो उसको ठीक से मतलब उसे पोछा करो, ठीक से उसको मजबूत करो, बलशाली करो, ताकि संगठन से समाज बलवान बनेगा। समाज अगर बलवान बनता है तो सही मायने में मूल्यवासी बहुजन समाज का जो सपना है, जो कि आज भी ये जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं जो हमारे ऊपर आंख फाड़ के देख रहे, तो उनको अगर हम अमली जामा अगर पहनाने में अगर कामयाब हो सकते हैं, तो वही है कि हमारा संगठन शक्तिशाली बनना चाहिए। और यही अगर हम करते हैं तो ही हमारा सही मायने में हित है, सामाजिक हित है। ये हित के साथ ही हम लोगों को संगठन में मूल्यवासी बहुजन समाज का एक पक्का आईना तैयार कर सकते हैं। और हमारी पहचान भी जो है, हमारी पहचान आज हमारी जातियों में पहचान बन रही, वो पहचान को तोड़कर हमने मूल्यवासी पहचान को मानना है। और मूल्यवासी पहचान अगर हम सही मायने में अगर हम समझ लेते हैं, तो हमारा ये संगठन हो सकता है कि बाबा साहब ने जो 42 में जो कहा था, तो वो हम कामयाब करने में सक्षम होंगे। ये मेरा संदेश रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।